आज के इस वीडियो में हम कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स इश्यू एंड ट्रेंड्स इग्नू का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके सारे जो प्रश्न हैं इसमें जो 10 सवाल होते हैं, 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। टू फ्रॉम ईच सेक्शन एटलीस्ट होने ही चाहिए 500 वर्ड्स में। हम सारे 10 प्रश्नों का अंग्रेजी और हिंदी में यहाँ पर एक पीडीएफ आंसर प्रोवाइड करेंगे और उसको थोड़ा बहुत समझाते भी चलेंगे। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर सेक्शन 1 के, ये जो क्वेश्चन पेपर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2021 दिसंबर का है। इसी के जो हिंदी और इंग्लिश हैं इनके आधार पर हम इसका सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर जो है, तो जो पहला प्रश्न है इसमें, एनालाइज द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें 235 पेजेस हैं। तो ये देखकर घबराना नहीं है, इसका फॉन्ट काफी बड़ा किया गया है ताकि आप इसको मोबाइल में आसानी से पढ़ सकें, इसीलिए ये ज्यादा बड़ा सा लगता है। लेकिन अगर इसके फॉन्ट को 12 पर कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तो ये जो भी प्रश्न है इसको कुछ पॉइंट्स में आंसर देने की कोशिश की गई है ताकि याद रखने में आसानी हो। जैसे कि अगर जो पहला क्वेश्चन है इवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस दिखाना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो 10 पॉइंट्स में इसको समराइज किया गया है कि हिस्टोरिकल रूट्स क्या है। तो हिस्टोरिकल रूट्स जैसे अरस्तु के कंपैरेटिव स्टडी में जैसे उन्होंने गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म को स्टडी किया था, और जो कल्चरल हिस्टोरिकल पीरियड्स में अलग अलग स्कॉलर्स के वर्क हैं, तो वो एक पॉइंट बनाया गया। मेथोडोलॉजिकल एडवांसेस, ये एक पॉइंट बनाया गया। द इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज मार्क्ड बाय मेथोडोलॉजिकल एडवांसेस विद द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक एंड रिगरस रिसर्च मेथड्स। तो कैसे जो एडवांस मतलब प्रगति हुई है, मेथोडोलॉजिकल प्रगतियां हुई हैं, जिस तरह से रिसर्च में मेथड को प्रयोग किया गया है कंपेयर करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को, बिहेवियर को, इंस्टीट्यूशन को अलग अलग कंट्री में जो कंपेयर किया जाएगा, तो उसका भी इवोल्यूशन पर मतलब प्रगति जो होती है, जिस तरह से कोई चीज उद्भव के क्रम में आगे बढ़ता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, यहाँ पर ये बतलाया गया कि कंपेयर करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस को, तो हमको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो अलग अलग नेशन को समझने में आता है, तो डाइवर्सिटी को समझने में मदद मिलती है। इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, तो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस का मतलब गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, इलेक्टोरल सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क, ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशंस, लीगल फ्रेमवर्क हो गया। तो इनको भी हमको यहाँ समझने में मदद मिलती है। पॉलिसी इंप्लीकेशन, पॉलिसी डिसीजन लेने में मदद करता है, कंपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं पॉलिसीज को। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इसको कहते हैं। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर की बात की गई है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है कल्चरल, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल बिहेवियर, क्योंकि जो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा होगा किसी कंट्री में, उसका आउटकम क्या होगा, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो ये भी एक पॉइंट के रूप में होता है। उसके बाद ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव का मतलब ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये सिग्निफिकेंस है, तो ये भी हम देखते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एक वाइटल रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की स्टडी में। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो स्कॉलर हैं जो इसको स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तो उसको भी यहाँ पर स्टडी करने का मौका मिलता है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन है, कंपेरेटिव एनालिसिस, तो चैलेंजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टडी जो करते हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं इंटरनेशनल डायनामिक्स को, इन्फ्लुएंस को स्टेट के बिहेवियर पर, तो ये भी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से जाना जाता है। रिसर्च एंड एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कैसे इनकरेज करता है स्टूडेंट को टू इंगेज इन ओरिजिनल रिसर्च, तो कैसे ये ओरिजिनल रिसर्च थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को समझने, हाइपोथेसिस बनाने में, तो ये हम देखते हैं कंक्लूजन में। इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है, ये इस तरह से सारे पॉइंट्स में कवर करते हैं, जिसका हिंदी फिर यहाँ पर, इसी को हिंदी में ऐतिहासिक जड़ें कैसी हैं, गण प्रगति क्या है, मतलब पद्धतियों में जो प्रगति होती है वो क्या है, विविधता को समझना, संस्थागत विश्लेषण। उसके बाद हम जब हिंदी में देखेंगे इसी चीज को,
फिर दूसरा प्रश्न इसके बाद इसमें नीचे आ जाएगा, जहां पर है कि इवेल्युएट द ओरिजिन एंड ओरिएंटेशंस ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच पॉलिटिकल साइंस में है, इसके ओरिजिन एंड ओरिएंटेशन पे बात करनी है कि कैसे ये समय के साथ इवॉल्व हुआ है, इसका उद्भव हुआ है और इसका की क्या है ओरिजिन का। तो इसमें बताया गया है कि ये मिड 20th सेंचुरी में, अब जो स्कॉलर्स इससे जुड़े हैं, नॉर्बर्ट वेइनर हैं, लुडविग वॉन बर्टलनेफी हैं, तो इनका जो इनमें योगदान है, जहां से ये शुरुआत होती है जनरल सिस्टम थ्योरी की, उसको बतलाया गया यहाँ पर। जो हिस्टोरिकल इसके जनरल सिस्टम थ्योरी की बातें की गई, तो जनरल सिस्टम थ्योरी में फिर जो सबसे बड़े विद्वान जहां से इसके बारे में इसका प्रचलन बढ़ता है और इसको इन्होंने जो दिशा और दशा जब बदल जाता है पॉलिटिकल साइंस का, तो वो डेविड ईस्टन के पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी के बाद आता है। वो एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी को अप्लाई किया पॉलिटिकल साइंस में। मतलब पहले जिनकी बात की गई वो तो जनरल सिस्टम की एक थ्योरी देते हैं कि सिस्टम क्या होगा, सिस्टम से रिलेटेड थ्योरी क्या होगी, और इसी को ये कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में लाकर यहाँ से वो शुरुआत करते हैं सिस्टम अप्रोच की पॉलिटिकल साइंस में, जिनकी उनकी जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, फाउंडेशनल वर्क है उस रिगार्ड में। तो इसी सबको यहाँ पॉइंट्स में बताया गया है कि अब हम उसका सिग्निफिकेंस और ओरिएंटेशन बताते हैं कि ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। होलिस्टिक का मतलब सब साथ में लेकर एक साथ चलने वाला, एडॉप्ट्स अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव emphasizing the interconnectedness and interdependence of various component within a political system। एक राजनीतिक जो सिस्टम है उसकी खास बात होती है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस, तो ये दोनों वर्ड को जरूर लिखना है इसके आंसर में। Instead of isolating individual elements, the system approach encourage scholar to analyze how these elements function together। ये सारे elements कैसे function together करेंगे, साथ कैसे रहेंगे, इनका साथ क्या असर पड़ेगा, ये साथ में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, अलग अलग नहीं। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। तो फोकस ऑन इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट, तो जो महत्व की बातें हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, जो प्रश्न पूछा गया था उसके हिसाब से ये सब पॉइंट्स जो बनते जा रहे हैं, इन पर ध्यान देना है कि इनपुट पर, इनपुट में जो प्रोसेसिंग होगी उस पर, और आउटपुट पर, और आउटपुट के साथ क्या होता है, फीडबैक होता है। तो इस पर इस सिस्टम का अप्रोच जो है वो डिपेंड करता है, इसी ओरिएंटेशन, इसी स्केलेटन पे ये काम करता है। एडेप्टेबिलिटी एंड चेंजेस, सिस्टम थ्योरिस्ट जैसे ईस्टर्न है रिकॉग्नाइज करते हैं एडेप्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एडॉप्ट हो जाना, सिस्टम किस तरह से काम करेगा और चैलेंजेस को कैसे टैकल करेगा, क्राइसिस को कैसे मैनेज करेगा, और उस चैलेंजेस और क्राइसिस के पर्सपेक्टिव में कैसे उससे एडॉप्टेड हो जाएगा, ये सिस्टम अप्रोच में इसकी बात होती है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो सिस्टम अप्रोच इनकरेज क्या करता है, इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव को इनकरेज करता है। Various field analyze political phenomena. This approach recognize the political system cannot be fully understood in isolation। मतलब किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को हम एक अलग अकेले के रूप में नहीं समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए हमको उस पॉलिटिकल सिस्टम का सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर क्या है उसको समझना पड़ता है। फीडबैक मैकेनिज्म, सिस्टम थिंकिंग एम्फेसाइज मतलब बल देता है फीडबैक मैकेनिज्म पे, इसी से स्टेबिलिटी और जो चेंज है पॉलिटिकल सिस्टम में वो बना रहता है। तो ये सब पॉइंट्स हो गए। और क्रिटिसिज्म, यानी इसका क्रिटिसिज्म क्या है, तो इसकी क्रिटिसिज्म में बताया गया कि सिंप्लीफिकेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन है। ये सिस्टम अप्रोच जो है बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल रियलिटीज को भी। और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है थोड़ा भटकाव जैसा, नहीं, कंसेप्ट माइट नॉट कैप्चर द न्यूएंस specificities of individual political context। lack of attention of agency, क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि सिस्टम अप्रोच टेंड्स टू डाउनप्ले द रोल ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स। तो पॉलिटिकल एक्टर्स और इंडिविजुअल एजेंसी का मतलब जो स्वतंत्र रूप से अपने पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली जो एजेंसीज हैं उनको माइनस, इंडिविजुअल है सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं है, एजेंसी कहने का मतलब एक स्वतंत्र एलिमेंट अगर कोई जो है पॉलिटिकल सिस्टम है तो उसका महत्व पूरे सिस्टम को एक तौर पर ही देखा जाता है
ह्यूमन एजेंसी हो या कोई इंडिविजुअल एजेंसी हो, तो उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। डिफिकल्टी इन ऑपरेशनलाइजेशन, तो सिस्टम अप्रोच जो है उसके बारे में, इसको इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम अप्रोच इन एम्पिरिकल रिसर्च कैन बी चैलेंजिंग, यानी इसको इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज है। और इसके बाद कंक्लूजन है इसका छोटा सा। तो ये हम इस प्रश्न को देखें, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे, ये हिंदी में है। उसके बाद जैसे हम अगले प्रश्न पे जाएंगे, तो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी एज एन एक्सप्लानेटरी टूल फॉर द फेनोमेना ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो इसको भी यहाँ पर पॉइंट में डिपेंडेंसी की बात करनी है, और एक्सप्लेनेटरी टूल मतलब अंडर डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, उस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए इसको कैसे समझना है, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में बताएगा। डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड वीडियो है उसमें भी डिटेल में बात की गई है। एज ए रिस्पॉन्स टू लिमिटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए गए हैं। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी होती है, डिपेंडेंसी थ्योरी इसी को आर्ग्यू करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में जो इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, वो डिपेंडेंसी में डिपेंडेंस तो रहेगा ही। अनइक्वल एक्सचेंज, मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी को पिछले वीडियो में बताया गया, जहां पर अनइक्वल एक्सचेंजेज होते हैं, इकोनॉमिक एक्सचेंजेज हो गए, ट्रेड एक्सचेंजेज हो गए, एक्सटर्नल डेप्ट डिपेंडेंसी, लिमिटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशन। साधारण भाषा में ये सारे पॉइंट्स को बताया जा रहा है। इससे आप अगर इस पॉइंट्स को याद रखते हैं तो ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड डिपेंडेंसी, इन सारे सिंपल सिंपल पॉइंट्स के आधार पर आप अपनी भाषा में कुछ भी इसमें और विस्तार दे सकते हैं। क्रिटिक एंड अल्टरनेटिव्स, तो क्रिटिक क्या है इसको इस प्रश्न में ये बताया गया, उसी को फिर हिंदी में देखा गया। इस तरह हम देखते हैं क्या क्या जो प्रश्न है उसको किस तरह से यहाँ पर रूपरेखा उसकी क्या रखी गई है। तो जो जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, बाकी जो पीडीएफ होगा उसके आधार पर आप इसको पढ़कर अपना व्यू बना सकते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, तो मैंने क्रिटिकली एनालाइज करना है इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट का, तो क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिकली इवोल्यूट करना है, तो लिमिटेड इंपिरिकल एविडेंस। तो भाई ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्टेट का, उसके लिमिटेड इंपिरिकल एविडेंस है, यहाँ पर ये बतला दिया गया। फिर बतलाते हैं सोशल डाइवर्सिटी, मतलब ह्यूमन सोसाइटी जो इवॉल्व हुई है डाइवर्स वे में हुई है, बहुत डाइवर्सिटी रही है। और इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या करती है, सबको एकदम ओवर सिंप्लीफाई करके एक मतलब प्रपोज कर देती है एक विशेष तरीके का, यही तरीके से सारा हुआ है। तो वो डाइवर्सिटी को ये अपने आप में समेट लेता है, उसको स्कोप नहीं मिलता है। यूरोसेंट्रिज्म एंड बायस, यूरोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि यूरोप के जो विद्वान हैं या यूरोप ने जिस तरह की व्यूज को लिया, उसी व्यूज पर उसी को सेंटर में रखते हुए थ्योरीज को देना। जो वेस्टर्न स्टेट हैं उन्होंने जो पर्सपेक्टिव ले लिया, उसी पर्सपेक्टिव के आधार पर एनालाइज करना। बाकी और भी अलग जगह की जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं रही हैं या वहाँ का सिस्टम रहा है, वहाँ का कल्चर रहा है, उनको नेग्लेक्ट करना। स्टेट एज अ रिसेंट फेनोमेनन, तो इवोल्यूशनरी थ्योरी पोजीशन कि भैया स्टेट बहुत ही रिसेंट फेनोमेनन, लेकिन हिस्ट्री में ये आइडिया इवॉल्व ऐसा लगता नहीं है। रोल ऑफ वायलेंस एंड कोअर्सन, तो हम देखते हैं कि रोल ऑफ वायलेंस कोअर्सन स्टेट के बनने में से हॉब्स की थ्योरी में हम देखते हैं, तो ये सब ज्यादा इसमें आता है। तो ये हम दिखाते हैं कि अर्ली स्टेट जो था वो एकदम इस तरह से ही वायलेंस और कोएशन के ही जाल में फंसा हुआ था। ये एक क्रिटिसिज्म है। अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, यानी कि अल्टरनेटिव थ्योरी भी अवेलेबल है। अल्टरनेटिव थ्योरी सच एज कन्फ्लिक्ट थ्योरी और द इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उन दोनों से तो हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है स्टेट फॉर्मेशन का। ट्रांजिशन फ्रॉम किनशिप टू स्टेट, इवोल्यूशनरी थ्योरी सजेस्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम किनशिप बेस्ड, मतलब किनशिप का मतलब हो गया कि वंश आधारित, रक्त आधारित जो एक समाज चलता था, सोसाइटी चलती थी, उसी से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या स्टेट का निर्माण हुआ है। तो क्रिटिक्स क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस एजम्पशन को कि ये ट्रांजिशन यूनिवर्सल है या नहीं है, क्योंकि कुछ समाज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही डेवलप थे। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, तो ये भी एक पॉइंट है जहां पर इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के हिसाब से, इकोनॉमिक फैक्टर के हिसाब से इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ओवरलुक द रोल ऑफ कल्चर, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसको बतलाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि इवोल्यूशनरी थ्योरी में डाउन प्ले किया जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर को।
क्योंकि वो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है। इवोल्यूशनरी स्टेजेज वर्सेस कंटिन्यूअस चेंज। अब इन पॉइंट के आधार पे इसको आंसर किया गया, उसी को फिर यहाँ हिंदी में है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आते हैं डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म पर। कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है, उसको यहाँ शॉर्ट में बताया गया। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, उसका क्रिटिसिज्म भी यहाँ दिया गया, इस फ्रेमवर्क को बतलाया गया है। उसके बाद ये हिंदी में है। फिर इसमें हम देखेंगे कि ग्रामस्की व्यू ऑन सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में इसको बहुत ही इजी करके बतलाया गया है, हेगेमनी एंड सिविल सोसाइटी। ग्रामस्की इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी व्हिच रेफर टू द डोमिनेंस ऑफ ए particular social group's worldview and value over other. He argued that civil society play a pivotal role in the maintenance and reproduction of hegemony. हेगेमनी के एंगल से बतलाते हैं सिविल सोसाइटी के बारे में। पहले पॉइंट में ये डिस्कस किया गया। Civil society is from political society. Gramsci distinguished between civil society and political society. Civil society encompasses the realm of private institutions such as family, education, ये सब civil society के realm में आते हैं। इंटीग्रल स्टेट इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी, तो दोनों के इंटरकनेक्टेडनेस को बतलाते हैं। पॉलिटिकल सोसाइटी में फॉर्मल स्टेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, सिविल सोसाइटी में जो है कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दैट सपोर्ट और चैलेंज एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। रोल इन कल्चरल हेगेमनी इसको बताया, और ग्लोबल रिलेवेंस जो है उसको इसमें बतलाते हैं। तो नागरिक समाज पर ग्रामस्की के विचार का शॉर्ट नोट्स है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि रीजनल इंटीग्रेशन, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखा गया है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन क्या होंगे, ट्रेड ब्लॉक्स कैसे इंटीग्रेशन में मदद करता है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन क्या है, कल्चरल एंड सोशल इंटीग्रेशन है, क्षेत्रीय एकीकरण, उसी को हिंदी में आर्थिक एकीकरण। फिर है गांधीज व्यू ऑन नेशनलिज्म, महात्मा गांधी का नेशनलिज्म पे क्या व्यू था। नॉन वायलेंस स्पिरिचुअल फाउंडेशन नेशनलिज्म का गांधी जी का। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो गांधी ने बताया था, गांधी का नेशनलिज्म इनकॉर्पोरेटेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म which stressed the holistic development of individual and the importance of moral ethical values in the pursuit of national goal। स्वदेशी सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात करते हैं। फिर हम देखते हैं डिस्कस द फेडरलिज्म एंड इट्स कैपेसिटी टू हैंडल सेंटर स्टेट रिलेशन, इसको भी पॉइंट्स में बांट दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, रेसिडुअल पावर। मतलब इस वीडियो में मुख्य रूप से जो पीडीएफ नोट्स है वही आपके काम की है। इसको समझाने के लिए हर क्वेश्चन को अलग अलग से वीडियो, जो भी अलग अलग टॉपिक है जब उसको समझाया जाएगा तो ये काफी लंबा होगा और उसके सारे वीडियोस बनेंगे। अभी आप इसको बस ये देख सकते हैं कि सभी प्रश्नों को पॉइंट्स के आधार पर ज्यादातर डील करने की जो है कोशिश की गई है, और इससे आसानी होगा आपको इसको समझने में। तो आगे अब ये काफी है, तो उसको वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको बस यही सुझाव है कि इस पीडीएफ को खोलें और उसको पढ़ें।